Welcome to Bind EduTech, and we are continuing the text portion of the chapter We are not afraid to die. ये चैप्टर अभी तक हम लोगों ने काफ़ी दूर तक कवर अप कर लिया है। ये समझो कि हम लोग यहाँ तक, इस पैराग्राफ तक हम लोग पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में, और इसके आगे अगर देखोगे तो कितना बचा हुआ है, ज़्यादा बचा हुआ है नहीं। ये एक पैराग्राफ, एक पेज, यही एक पेज जो है वही मोटा मोटी बचा हुआ, उसके बाद यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ठीक है, ये है आधा पेज, इसको ले लो, और एक पेज ये पूरा। ठीक है, और अभी हम लोग हैं कहाँ? हम लोग हैं यहाँ इस पेज में। ये पैराग्राफ हम लोग पिछले प्रीवियस वीडियो में इसको समझे थे। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स से लेकर के ये पैराफिन तक मैंने आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स बताए थे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे। जैसे अगर इस सेंटेंस का मतलब तुमसे पूछ लिया जाए आंसर में, क्वेश्चन के रूप में, ये सेंटेंस दे दे, आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड। देखो, टेक्स्ट बुक पढ़ना जो हमेशा हम बोलते हैं कि ज़रूरी है, ठीक है, अगर ये एक सेंटेंस कोट कर दे क्वेश्चन में और इससे क्वेश्चन पूछ दे कि यहाँ किसके पास शब्द नहीं थे जवाब देने के लिए, और किसका, कौन से सवाल का जवाब, किसने पूछा था वो सवाल। ये जो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है इस पैराग्राफ का, तो उसमें लिखा हुआ है कि आई कुड फाइंड नो वर्ड्स, कोई शब्द ही नहीं था। मैंने आपको वर्ड दिया था, स्पीचलेस हो गए थे नरेटर। कब? ये याद रखना ज़रूरी है, जब उसके 6 साल के बेटे जॉन ने कहा कि हमें मरने से डर नहीं लगता इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये जो अपने 6 साल के बच्चे का हौसला देखते हैं उसके फादर, तो कोई जवाब तो नहीं देते क्योंकि शब्द नहीं थे इनके पास अपने बेटे के इस आंसर का कोई जवाब देते, शब्द नहीं थे उनके पास जवाब देने के लिए। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है किसी का आंसर देना। ये हम लोग पढ़ लिए थे। जैसे हमने आपको बताया था कि, जैसे ये बताया था मैंने आपको, स्टारबोर्ड साइड मतलब राइट साइड ऑफ द शिप। उसके बाद मैंने आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड एक ये बताया था, टू हीव टू। ये हीव वर्ड जो है, HEAVE, ये वर्ड हीव, टू हीव टू, इसका मीनिंग बताए थे तुमको, और बहुत इजी मतलब बताए थे। टू हीव टू का मतलब होता है टू डिक्रीज, टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ के गति को रोकना या उसको कम करना, रोकना भी होता है और उसको कम करना, ये होता है टू हीव टू। फिर मैंने आपको इस टर्म, इस वर्ड का मतलब बताया था, अनडैमेज्ड पोर्ट हल। ये वर्ड आया था, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि क्योंकि राइट साइड का जो पोर्शन था शिप का वो बुरी तरह से डैमेज था,
तो जो नरेटर हैं वो शिप को सेल करते वक्त, ड्राइव करते वक्त ये ध्यान रख रहे थे कि जितनी भी समुद्री वेव्स हैं, सी वेव्स हैं, वो उनके जहाज के फ्रंट पोर्शन से आकर के टकराए। मतलब कि वो जो वीक पार्ट था राइट साइड, उससे वो नहीं टकराने देते हैं सी वेव्स को, ये कोशिश करते हैं वो। और लास्ट में लिखा था कि उन्होंने एंकर, ये एक वर्ड आया था एंकर, जिसका मीनिंग मैंने बहुत डिटेल में बताया है पहले, और उसका पिक भी दिखाया है और उसका काम भी बताया है कि एंकर किस काम आता है शिप में। तो एंकर और बाकी बहुत सारी चीज़ें क्योंकि वॉश आउट हो चुकी थी, समुद्री तूफान में जब इनका जहाज़ फंसा था तो जहाज़ के अंदर पूरा पानी घुस गया, ऊपर से भी और नीचे से भी, राइट साइड से भी। तो वैसे कंडीशन में इसी चैप्टर में एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें इनकी वॉश आउट हो गई थी, और उनमें से एक चीज़ इनका मेन एंकर भी था। तो अब एंकर इनके पास तो था नहीं, और ना शिप के स्पीड को कम करने के लिए एंकर का होना एसेंशियल समझो। अगर एंकर नहीं है तो इस बोट मतलब शिप के स्पीड को कम नहीं किया जा सकता। तो यहाँ एक वर्ड आता है इम्पोवराइज्ड। ये वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत जगह यूज़ होता है और बहुत अच्छा वर्ड है अगर आप इसको समझें, याद रखें तो। इम्पोवराइज्ड, देखो मैं जो नोट्स आपको देता हूँ उसमें मैंने इम्पोवराइज्ड का मतलब यहाँ लिखा है इम्प्रूव विदाउट प्री प्लान। इम्प्रूव विदाउट प्री प्लान मतलब कि कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप किसी चीज़ को संभाल लेते हैं। उसके लिए इम्प्रोवाइज्ड वर्ड यूज़ किया है। जो लोग थोड़ा बहुत क्रिकेट देखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं इस एज में, उनके लिए ये वर्ड मैं बताता हूँ कि आपको सुनने को मिलेगा क्रिकेट में भी। जब कोई बैट्समैन इम्प्रोवाइज्ड करके कोई शॉट लगाता है, फॉर एग्जाम्पल कि राइट हैंडेड बैट्समैन है, और आजकल जो लोग थोड़ा बहुत भी क्रिकेट फॉलो करते होंगे तो स्विच हिट मारता है बैट्समैन लोग आजकल। मतलब राइट हैंडेड बैट्समैन है और जब बॉलर बॉल फेंक देगा ना, तो बॉल जब तक हवा में रहेगा तब तक वो अपना पोजीशन बदल लेता है। मतलब राइट हैंडेड से हो जाता है लेफ्ट हैंडेड, और उसके बाद उस बॉल को मारता है। तो ये जो इम्प्रूव करना हुआ अपने आप को विदाउट एनी प्लान, मतलब पहले सोच के थोड़ी रखा है, विदाउट एनी प्री प्लान अगर कुछ इम्प्रूव करते हैं तो उसको इम्प्रोवाइज्ड बोला जाता है। तो ना बैट्समैन जब ऐसे शॉट्स लगाते हैं तो जो वो होते हैं ना कमेंटेटर्स जो होते हैं, इंग्लिश कमेंट्री में और हिंदी कमेंट्री में भी आप ये वर्ड सुनिएगा कि बैट्समैन ने बहुत अच्छे से इम्प्रोवाइज्ड करते हुए शॉट लगाया। मतलब कि कुछ इम्प्रूव किया, कुछ बदलाव किया, राइटी था लेफ्टी बन गया बॉल फेंकने के बाद। और ऐसा बहुत सारे बैट्समैन आजकल करते हैं
जो लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते होंगे उनको ये समझ में आएगा। वैसे इम्प्रोवाइज्ड का कॉमन मीनिंग मैंने यहाँ दे दिया है, टू इम्प्रूव विदाउट प्री प्लान। अब इनके पास एंकर तो था नहीं, क्योंकि एंकर तो वॉश आउट हो चुका था। एंकर नहीं है और स्पीड का बोट कम करना है, यहां भी बताया गया। ये देखो, टू हीव में भी यही ना बताया गया, टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ बोट। तो उसके लिए एसेंशियल है एंकर का होना। एंकर क्या होता है, किस काम में आता है, इसका पिक भी मैंने आपको दिखाया है। अगर आपके लिए कहानी के इस पार्ट में एंकर वर्ड नया लग रहा है तो फिर आपको प्रीवियस वीडियोस में जाके देखना चाहिए, जहां पहली बार ये एंकर वर्ड यूज़ हुआ हो इस चैप्टर में। उसी वीडियो में मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया और पिक्स वगैरह भी दिखाया, इसका काम बताया वगैरह वगैरह। तो यहाँ हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि उसको बोट का स्पीड को रिड्यूस करने के लिए एंकर की ज़रूरत थी और एंकर वॉश आउट हो चुका था। तो यहाँ पे क्या किया नरेटर ने, इम्प्रोवाइज्ड किया। ये इम्प्रोवाइज्ड वर्ड यूज़ करके क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे, किसी भी तरह का, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, शॉर्ट, सब्जेक्टिव में शॉर्ट हो, मिडिल हो या लॉन्ग आंसर हो। इम्प्रोवाइज्ड क्या किया था और क्यों करना पड़ा था वो इम्प्रोवाइज नरेटर को। ये इम्प्रोवाइज वर्ड से अगर कोई भी सवाल आए तो आपको इसी जगह से उसका आंसर देना है कि क्योंकि नरेटर के पास जो उसका मेन एंकर था वो वॉश आउट हो चुका था। आंधी तूफान जब हिट किया था उसका शिप, तो बहुत सारी चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें पानी में, तूफान में बह गई, उनमें से एंकर भी बह गया था। अब यहाँ वो स्पीड बोट का कम करना चाहते हैं, एंकर है नहीं, तो क्या करेंगे। हम लोग हिंदी में बोलचाल की भाषा में इसको बोलते हैं जुगाड़ लगाना। जुगाड़ लगाना सब कोई समझता होगा कि कोई चीज़ नहीं है तो उसके जगह पे क्या जुगाड़ लगाया जाए, और कोई ऐसी चीज़ जो एसेंशियल हो और वही प्रेजेंट ना हो। तो वो इम्प्रोवाइज्ड क्या करता है, क्यों इम्प्रोवाइज्ड करने की ज़रूरत पड़ती है। इम्प्रोवाइज्ड वर्ड से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको याद रखना है कि वो क्या करता है। इम्प्रोवाइज्ड करने की ज़रूरत उसको तब पड़ती है जब उसका मेन एंकर वॉश आउट हो चुका था और उसको अपने शिप को के स्पीड को डिक्रीज़ करना था, कम करना था, रिड्यूस करना था, और उसके लिए एंकर की ज़रूरत है। तो वहाँ एंकर नहीं होने पर इसने इम्प्रोवाइज़ किया। अब क्या इम्प्रोवाइज़ किया ये देखो, जो कल भी बताए थे, थोड़ा कल हम लोग सिर्फ टेक्स्ट बुक में थे और यहाँ तक हम लोगों ने फिनिश किया था, पैराफिन तक ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो वो डिस्कशन हम कर रहे हैं कि इम्प्रोवाइज्ड वर्ड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्प्रोवाइज्ड करना पड़ा, क्या इम्प्रोवाइज्ड किया, क्यों किया इम्प्रोवाइज्ड। तो एंकर जब नहीं था तो इसने क्या किया, यहाँ लिखा हुआ है एक हैवी रोप लिया, पहले नाइलॉन रोप। अब ये भी याद रखना, नाइलॉन रोप ऑब्जेक्टिव में पूछ दे या सब्जेक्टिव में भी अगर आप लिख रहे हैं और कोई स्टूडेंट लिखता है कि एक रोप लिया, रोप वर्ड तो सबको याद रहेगा, लेकिन
जो नाइलॉन रोप लिखेगा, आप खुद सोच सकते हैं कि उसका आंसर में उसका मार्किंग पे कितना पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका। जो ये वर्ड लिखा कि नाइलॉन रोप, और वो भी हैवी, एक हैवी नाइलॉन रोप से वो क्या किया, 2, ये 2 दिख रहा है, TWO 2, और फिर वहाँ दिख रहा है 22, यहाँ है लीटर, प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन। यहीं पर मैंने फिनिश किया था। तो इसको मैं बहुत अच्छे से उस क्लास में नहीं एक्सप्लेन कर पाया आपको, मतलब टाइम नहीं होने की वजह से, बस ये पैराग्राफ फिनिश कर दिया था मैंने। तो यहाँ अगर आपको इम्प्रोवाइज्ड के बारे में सवाल पूछे तो आप लिखिएगा कि वो ना जुगाड़ करके और एंकर बनाता है, या कोई ऐसा चीज़ यूज़ करता है एंकर के जगह, यही उसका इम्प्रोवाइज करना हुआ। तो क्या एंकर के जगह करता है, तो 2 ठो 22 लीटर का प्लास्टिक का बना हुआ बैरल्स। अब ये बैरल्स वर्ड मैं कल बता चुका था, बहुत इजी मीनिंग। बैरल्स मतलब ड्रम्स, बड़े वाले जो ड्रम्स होते हैं ना, वो 22 लीटर के 2 ड्रम्स, प्लास्टिक ड्रम्स, उनमें क्या भरा हुआ था, पैराफिन भरा हुआ था। अब पैराफिन का मतलब भी मैंने तुमको बताया था कल, वैक्स, WAX, वैक्स, ये मैंने आपको बताया था पैराफिन के बारे में। तो अगर आप ये जानना चाहेंगे कि वैक्स क्या होता है और शिप में उसका क्या यूज़ है, तो उसमें बहुत डिटेल में हम लोगों को नहीं जाना है, ठीक है। वैसे मैं जानकारी के लिए सिर्फ बता दूं कि पैराफिन या जो वैक्स बोला जा रहा है ना, वो अलग अलग फॉर्म में आता है। कोई गैसियस स्टेट में आता है, कोई सॉलिड स्टेट में आता है, कोई सेमी लिक्विड स्टेट में आता है। और अगर इसको हम लोग डेली यूज़ करने वाले चीज़ों से इसको रिलेट करें, वैक्स को, ठीक है, तो हम लोग जिसको बोलते हैं वो हम लोग गाड़ी ठीक कराने अगर जाते हैं या सर्विसिंग कराने जाते हैं, तो वो लोग जहाँ पे बेरिंग्स रहते हैं, बेरिंग्स, वहाँ पे क्या करता है, वैक्सिंग करता है वो लोग, समझ रहे हो। एक ऑइंटमेंट जैसे थोड़ा सॉलिड हार्ड, मतलब थोड़ा, और वो रहता है, उसको क्या हिंदी में हम लोग बोल चाल की भाषा में बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है अभी। हाँ, कॉमनली तुम लोग सुना होगा कि जैसे कोई दरवाज़ा वगैरह आवाज़ करता है तो लोग बोलते हैं ना, इसमें ग्रीस लगा दो, ग्रीस लगा दो, कुछ आवाज़ कर रहा है, तो वो क्या होता है, वो एक वैक्स जैसा चीज़ ही है, वो ग्रीस वैक्स का काम करता है। तो शिप, क्योंकि बहुत सारे उसमें इंजन्स होते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा इंजन्स होता है शिप में, और भी शिप में बहुत सारे वर्किंग के लिए बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं जिनसे जहाज़ चलता है, उसमें क्या होता है कि टाइम टू टाइम, है ना, उसको ना ग्रीसिंग करना पड़ता है, मतलब वैक्सिंग करना पड़ता है, ताकि वो प्रॉपरली काम करते रहे। जैसे अगर आप साइकिल बाईसाइकिल अगर चलाते हैं, ठीक है, तो कभी देखते हैं चेन, जो बाईसाइकिल का चेन होता है वो सूख जाता है
तो बड़ा आवाज़ करता है, कड़ 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 आवाज़ करेगा, क्योंकि वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। तो वैसे में हम लोग क्या करते हैं, 2 उपाय करते हैं। या तो उसमें वो लिक्विड जो जला हुआ मोबिल रहता है, जिसको मोबिल बोलते हो, जो 2 व्हीलर में भी डलाता है, 4 व्हीलर में भी डलाता है, सब में मोबिल डलाता है। तो वो जो एक तरह का ऑयल होता है, तो वो मोबिल डाल करके वो जो बाईसाइकिल का चेन का जो रनिंग का आवाज़ है और उसका स्मूथनेस है वो बढ़ा देता है। एक दूसरा तरीका वैक्स लगा करके, क्योंकि आप वैक्स लगाइएगा तो वो चिकना हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। अगर वैक्स कम हो गया तो क्या होगा, रगड़ खाने लगेगा आपस में और उससे मशीनरीज खराब हो सकती है। अब इतना बड़ा जहाज है वेव वॉकर, स्पेशली बिल्ट किया गया है फॉर अ वॉयज अराउंड द वर्ल्ड। तो उसमें वैक्स का ज़रूरत तो ज़रूर पड़ता होगा इनको। तो ना वैक्स का ड्रम था प्लास्टिक का, 22 लीटर का एक ड्रम। तो वो क्या किया, 2 ड्रम को एक मोटे से नायलॉन रस्सी से बांधा और उसको इस्तेमाल किया एंकर के रूप में। मतलब 2 ड्रम बांध करके और नीचे वो रस्सी जो लगा था, हेवी नायलॉन रोप, उसके सहारे से वो दोनों ड्रम्स जो हैं वो समुद्र में गिरा देते हैं। जैसे एंकर को लगाते हैं, एंकर में भी यही करते हैं कि एंकर में भी लंबी मोटी रस्सी लगी रहती है, चेन्स लगा रहता है, और जहाँ शिप को एक जगह खड़ा करना होता है या शिप का स्पीड कम करना होता है तो वो एंकर हम लोग फेंक देते हैं। वो एंकर को फेंक दिया जाता है, भारी होता है, बहुत वज़नी होता है। वो एंकर को फेंक देता है समुद्र में। तो 2 काम होता है, इस शिप एक जगह स्थिर रहता है और दूसरा इसका इस्तेमाल शिप के स्पीड को कम करने में भी इसका इस्तेमाल आता है। तो ये वर्ड, ये कुछ सेंटेंसेस याद रखना कि नरेटर ने अपने बच्चों का जब आंसर सुना, स्पेशली जब उससे उसके बेटे जॉन ने कहा कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा अगर हम सब मरते वक्त एक साथ हैं तो ना नरेटर थोड़े इमोशनल हो गए और उन्होंने लिखा भी है, यहाँ देखो, उसकी बात को सुन करके यहाँ पॉइंट्स जो एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं, उसने रिप्लाई, क्या रिप्लाई दे ये उसको समझ में तो आया नहीं। आई डिड नॉट नो हाउ टू रिप्लाई टू माई सन, आई केम आउट ऑफ द केबिन, वो केबिन के बाहर आए और उन्होंने निश्चय किया कि वो फाइट करेंगे इस समुद्र से, इस खराब वेदर से, इस बैड सिचुएशन से वो फाइट करेंगे टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। मतलब जितनी भी उनमें एबिलिटी है वो बेस्ट देंगे अपना, लेकिन फाइट करेंगे। और ये फाइट करने का जो जज्बा था उसके अंदर कैसे क्रिएट हुआ, जब उसके बेटे ने ये सेंटेंस कहा। पहले पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, तो उसके फादर ने उसको बहुत एश्योर करना चाहा, आश्वासन देना चाहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, विल बी ऑल राइट। तब आगे वो बोलता है कि डैडी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये जो सेंटेंस है ना, जो कि टाइटल बना दिया गया है, ये सेंटेंस सुन करके नरेटर एक तरह से
क्या बोलोगे, शॉक्ड रह जाते हैं अंदर ही अंदर कि 6 साल का बेटा मेरा मरने को तैयार है। तो वो चाहते हैं कि एक बार पूरी कोशिश कर लें अपने शिप को बचाने का, अपने फैमिली को बचाने का। इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।